अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद मेरे चैनल एन इल्म पर। तारीख में कुछ इंसानों के कारनामे इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए काम करने की वजह से अमर हो जाते हैं, वहीं कुछ धोखाधड़ी और फ्रॉड में नाम कमाकर तारीख में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। आज की स्टोरी जिस शख्स के बारे में है, उसने अपने ज़हीन ज़हन को धोखाधड़ी और फ्रॉड की तरफ इस्तेमाल करके नाम कमाया। विक्टर लस्टिंग एक हाईली स्किल्ड शोबदाबाज था जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रिया हंगरी से था, जो कि अब चेक रिपब्लिक कहलाता है। इसकी शोबदाबाजियां और फ्रॉड की कहानियां 20वीं सदी में पूरे यूरोप और अमेरिका में मशहूर हुई। लस्टिंग की शोहरत एक शोबदाबाज की हैसियत से थी, जिसने तारीख में मौजूद 2 वाक़यात से शोहरत पाई। इनमें से एक द मैन हु सोल्ड द आईफल टावर ट्वाइस और दूसरा रोमानियन बॉक्स फ्रॉड कहलाता है। यह शख्स ब्लॉक का ज़हीन होने के साथ साथ इंतहाई शातिर भी था। 19 साल की उम्र तक ये कई ज़बानों में महारत हासिल कर चुका था और 19 साल की ही उम्र में इसने पढ़ाई छोड़ दी थी और जुए की तरफ लग गया था। जल्द ही अपनी ज़हानत और कई ज़बानों में महारत की वजह से बहुत से फ्रॉड और स्कैम्स में इन्वॉल्व हुआ। यूं इसने बेतहाशा पैसा कमाया और जायदाद बनाई। जल्द ही ये एक कामयाब शोबदाबाज बन गया। पहला फ्रॉड उसने एक बहरी सफर के दौरान किया, जो कि अटलांटिक पोर्ट ऑफ फ्रांस से न्यूयॉर्क सिटी के दरमियान था। इस सफर में उसने अपने आप को म्यूजिकल प्रोड्यूसर बताया, जिसको ब्रॉडवे प्रोडक्शन, जिसका कोई वजूद न था, के लिए बहुत ज्यादा सरमाए की जरूरत थी। इसकी चर्ब ज़बानी से मुतासर होकर बहुत सारे अमीर लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट इसे दे दी। इसका ये फ्रॉड काफी अरसा कामयाबी से चला, यहाँ तक कि पहली जंग अजीम के जमाने में जब ट्रांस अटलांटिक सफर मुनक़ता कर दिया गया, अब इसे पैसा कमाने के लिए नए ज़राए की जरूरत पड़ी। यूं ये अमेरिका मुंतकिल हुआ। इस वक्त तक कई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसके जराइम की खबरें मिलना शुरू हो चुकी थी। 1922 में एक फ्रॉड इसने एक बैंक के साथ किया, जिसमें इसने प्रॉपर्टी के अवज बॉन्ड्स हासिल किए, लेकिन अपनी शोबदाबाजी और हाथ की सफाई से बैंक के पैसे और बॉन्ड्स दोनों लेकर फरार हो गया। लस्टिंग ने सबसे ज्यादा शोहरत 1925 में आईफल टावर फ्रॉड से हासिल की। जब ये पेरिस में था तो इसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें तहरीर था कि आईफल टावर की देखभाल में मुश्किलात पेश आ रही हैं। यहीं से इसने अपने शिकार का अछूता ख्याल सोचा। उस वक्त ये मोनूमेंट तबाही से दोचार था और शहर के लिए इसको रीपेंट करने के साथ साथ मेंटेन करने के लिए फंड्स की कमी का सामना था। लस्टिंग ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए चीजें इकट्ठी करनी शुरू कर दी। मंसूबे के दिन लस्टिंग ने एक छोटे से ग्रुप, जो कि मेटल स्क्रैप डीलर्स पर मुश्तमिल था, की एक खुफिया मीटिंग
शहर के महंगे तरीन होटल में मुनक्कद की, जहां इसने अपना तारुफ मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स का डिप्टी डायरेक्टर जनरल की हैसियत से करवाया। इसने स्क्रैप डीलर्स को कन्विंस किया कि आईफल टावर को फ्रांस की हुकूमत की तरफ से मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो रहा है, इसलिए फैसला किया गया है कि इसको स्क्रैप के तौर पर बेच दिया जाए। लेकिन ऐसी डील्स कंट्रोवर्शियल होती हैं, जिसकी वजह से अवाम के जज्बात मजरूह हो सकते हैं, इसलिए तमाम तफसीलात को खुफिया रखा जाएगा। लस्टिंग ने बताया कि डीलर्स को सिलेक्ट करने की जिम्मेदारी उसे सौंपी गई है ताकि वो सिलेक्टेड डीलर को स्ट्रक्चर की ओनरशिप दे सके। उसने दावा किया कि होटल में मौजूद तमाम डीलर्स को उनके ऑनेस्ट बिजनेसमैन होने की वजह से बुलाया गया है। इसकी जज्बाती तकरीर मॉन्यूमेंट से लगाव के साथ साथ इसकी खूबसूरती के कलाबे मिलाने पर मुश्तमिल थी। इसी दौरान लस्टिंग ने तमाम डीलर्स का मुशाहिदा किया कि इसके ख्यालात से सबसे मुतासिर डीलर कौन है, जो इसकी चर्ब ज़बानी और शोबदाबाजी का आसानी से शिकार हो सकता है। उसकी आंखें उस शख्स को इस कहानी के दौरान तलाश करती रहीं जो सबसे ज्यादा इस कहानी से मुतासिर नजर आया। आंद्रे नामी ऐसा ही शख्स था जिसने आईफल टावर में सबसे ज्यादा दिलचस्पी जाहिर की। यहीं पर लस्टिंग ने फैसला किया कि सबसे ज्यादा फोकस वो इसी पर करेगा। उसने आंद्रे के साथ कई खुफिया मुलाकातें की, जिसमें उसने उसे यकीन दिला दिया कि लस्टिंग एक करप्ट शख्स है जो कि गवर्नमेंट के रवैये और अपनी कम आमदन से बहुत परेशान है। इस कम आमदन में वो एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अपना सकता। उसने बातों बातों में आंद्रे पर यह जाहिर कर दिया कि वो इस डील में रिश्वत ले सकता है। आंद्रे को जब इस बात का यकीन हो गया कि लस्टिंग रिश्वत लेकर ये डील उसे कंफर्म कर सकता है, तो वो मजबूत पैरों पे खड़ा हो गया। मगर जैसे ही लस्टिंग ने आईफल टावर की सेल के फंड्स और रिश्वत जो कि 70,000 फ्रांसिस पर मुश्तमिल थी हासिल की, तो वो ऑस्ट्रिया भाग गया। लस्टिंग का ख्याल था कि आंद्रे अपने शर्मनाक एक्ट की वजह से पुलिस के पास नहीं जाएगा। इस तरह वो कभी भी पकड़ा नहीं जा सकेगा। ऑस्ट्रिया में रहकर वो तमाम अखबारात का मुताला करता रहा। उसका यकीन सही साबित हुआ कि किसी को भी उसके फ्रॉड की खबर ना हो सकी। एक दफा आईफल टावर को बेचने के बाद उसने दोबारा इस टावर को बेचने की कोशिश की और उसके लिए उसने डीलर्स के साथ बातचीत शुरू की। मगर इन बिटवीन ही ये बात पुलिस तक पहुंच गई और यूं ये गिरफ्तारी से बचने के लिए अमेरिका की तरफ भाग गया। इसका अगला फ्रॉड रोमानियन बॉक्स के नाम से मशहूर है। इस दफा उसने ऐसे डब्बे बेचने की कोशिश की जिसके बारे में ये कहता था कि ये डुप्लीकेट करेंसी नोट बनाता है। इसने दावा किया कि ये डब्बा दरअसल एक मशीन है जो किसी भी करेंसी नोट की डुप्लीकेट बना सकती है।
اس کا کہنا تھا یہ مشین اصل کی طرح کی کاپی بنانے کے لیے 6 گھنٹے کا ٹائم لے گی۔ اسے وہ منی باکس یا رومینین باکس کہتا تھا۔ یہ ایک کافی بڑے سائز کا ٹرنک تھا جو کہ 2 چھوٹی سلاٹس پر مشتمل تھا۔ ایک سلاٹ سے نوٹ ڈالے جاتے تھے جبکہ دوسری سلاٹ ڈپلیکیٹ پرنٹ کے لیے تھی۔ لوگوں کو قائل کرنے کے لیے لسٹنگ ان کو کہتا کہ کسی بھی مالیت کا نوٹ اس مشین میں ڈالیں اور انتظار کریں تاکہ مشین ڈپلیکیٹ تیار کر سکے۔ جب نوٹ تیار ہو جاتے تو لسٹنگ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ نوٹ بینک لے کر جاتا اور بینک اس کی تصدیق بھی کر دیتا۔ لیکن در حقیقت لسٹنگ جعلی نوٹ اپنی چالاکی سے پہلے ہی چھپا دیتا اور بینک کی تصدیق لوگوں کے سامنے اصلی نوٹ پر حاصل کرتا۔ جب لوگ کنونس ہو جاتے تو لسٹنگ مشین ان کو دینے سے انکار کر دیتا، یہاں تک کہ شکار اسے بہت بھاری رقم آفر کرتے۔ مشین بیچنے سے پہلے لسٹنگ مشین کے اندر اصلی نوٹ بھی رکھتا تاکہ اسے بھاگنے کے لیے کافی ٹائم مل جائے اور اس کے مالک کو اصل کاریگری کا احساس بعد میں ہو۔ لسٹنگ کا سب سے بدنام کارنامہ منی باکس کا ٹیکساس کے شیرف کو بیچنا تھا۔ اس نے شیرف کو کنونس کر کے یہ مشین ہزاروں ڈالر میں خریدنے کے لیے راضی کر لیا۔ جب مشین نے پراپر کام نہ کیا تو اس نے لسٹنگ کو شکاگو بلا لیا کیونکہ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ فراڈ کیا گیا ہے۔ اس نے لسٹنگ کو یہ یقین دلایا کہ وہ اس کو بھاری معاوضہ دے گا اگر وہ یہ مشین صحیح کر دے۔ یوں معاوضے کے طور پر شیرف نے اس کو جعلی کرنسی تھما دی اور جب لسٹنگ اس کرنسی کو استعمال کرنے گیا تو دھر لیا گیا۔ 1930 میں لسٹنگ نے 2 لوگوں کے ساتھ مل کر مزید فراڈ کرنے کے لیے پارٹنرشپ کی۔ اس دفعہ انہوں نے وہ پلیٹس بنائی جس سے جعلی ڈالر بنائے جا سکتے تھے۔ اگلے کئی سالوں تک انہوں نے بہت سارے جعلی نوٹ بنائے اور استعمال کیے، یہاں تک کہ یہ فیڈرل ایجنٹس کی نظروں میں آ گئے۔ 1935 میں لسٹنگ نیو یارک میں گرفتار ہوا جہاں اس نے سارا ملبہ اپنے پارٹنرز پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو معصوم ظاہر کیا۔ گرفتاری کے وقت لسٹنگ سے ملنے والی ایک چابی پولیس کے لیے کافی عرصے تک معمہ بنی رہی۔ کافی عرصے کے بعد آخر کار وہ چابی ایک سب وے اسٹیشن میں موجود لاکر کو لگی جس میں سے 51,000 جعلی نوٹ اور پرنٹنگ پلیٹس برآمد ہوئیں۔ مگر لسٹنگ کو جیل کی دیواریں زیادہ عرصہ قید نہ کر سکیں۔ اس کی آنکھ مچولی پولیس کے ساتھ چلتی رہی۔ وہ کئی دفعہ گرفتار ہوا اور کئی دفعہ رہا ہوا۔ 9 مارچ 1947 کو نمونیا کی وجہ سے یہ شخص زندگی کی بازی ہار گیا۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے موت کے سرٹیفکیٹ پر اس کا پیشہ سیلز مین لکھا ہوا تھا۔